सुप्रभात सभी छात्राओं को। बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ओर से आपका ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। इसी ऑनलाइन कक्षाओं की कड़ी में मैं रामस्वरूप मीणा आज आपको बीए बीएड पार्ट फर्स्ट का सब्जेक्ट के रूप में इतिहास विषय का पेपर के रूप में फर्स्ट पेपर के प्रश्न पत्र प्रथम जिसे कहते हैं उसका इतिहास, जिसे भारतीय इतिहास के नाम से जानते हैं, उसका अध्ययन करेंगे हम। भारतीय इतिहास जिसे प्राचीन भारत भी कहते हैं, ये प्राचीन भारतीय इतिहास वही इतिहास है जो इतिहास को इतिहासकारों के अनुसार 3 कड़ियों में बांटने के दौरान शुरुआती काल के रूप में जाना गया है। क्योंकि बीए के 3 पार्ट है, तीनों ईयर में इतिहास की तीनों कड़ियों को हम बारी बारी से बढ़ते हुए पढ़ेंगे। जैसे बीएड के फर्स्ट पेपर के रूप में प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे जिसे भारत का इतिहास कहते हैं, दूसरे नाम में से प्राचीन इतिहास भी कहते हैं या प्राचीन भारत भी कहते हैं, प्राचीन भारत। तो इसमें कोई शंका नहीं है, इसे भारतीय इतिहास कह दें चाहे प्राचीन भारत कह दें, क्योंकि भारत का इतिहास पहली शताब्दी से यानी प्रथम शताब्दी से लेकर समय है इसकी, ये प्रथम शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का जो काल है, हालांकि 8वीं तक का ही है, लेकिन राजस्थान में हम 12वीं पढ़ते हैं और इस फर्स्ट पेपर में हम खाली ओनली 8वीं शताब्दी तक का पढ़ेंगे, क्योंकि 8वीं से 18वीं क्या आ जाती है, मध्यकाल आ जाता है। तो 8वीं शताब्दी तक का जो काल है वो हम इसमें अध्ययन के रूप में पढ़ेंगे। इसी बीएड या बीए का सेकंड पेपर जो रहेगा वो हमारा रहेगा राजस्थान का इतिहास। हम बाकायदा उनका अलग से आपको सिलेबस बताएंगे दोनों सब्जेक्टों का, जिसमें पीडीएफ के द्वारा भी बताएंगे आपको कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके रहेंगे। तो दूसरा पेपर जो हमारा होगा वो राजस्थान का इतिहास रहेगा, और राजस्थान का इतिहास का समय जो रहेगा वो हमारे पहली शताब्दी से लेकर 1956 तक के इतिहास को पढ़ेंगे हम, यानी आज़ादी होने के बाद तक के समय का अध्ययन करेंगे। वो हमारा राजस्थान का इतिहास रहेगा जो सेकंड पेपर के रूप में रहेगा। ठीक है, अब आज हम शुरुआत करते हैं पहले अध्याय की कि पहला टॉपिक क्या रहेगा हमारा फर्स्ट पेपर में। पहला टॉपिक जो है हमारा इसी विषय को पहचानने के रूप में है, जिसका नाम है भारत के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत, कि भारत के इतिहास को हम किस रूप में जान सकते हैं या कौन कौन से वो माध्यम है, वो तरीके हैं जिनको हम स्रोत कहते हैं, रिसोर्स, वो कौन कौन से जिनके आधार पर हम भारत को जान सकते हैं। तो देखिए, भारत को जानने से पहले हम स्रोत के रूप में, उससे पहले हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे। प्रस्तावना में हमें वो जानकारी मिलेगी कि भारत को जानने के लिए हमने कौन कौन से तरीके काम में लिए और किस रूप में लिए। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्रोत है, कितने भागों में उनको बांटा गया है और किस आधार पर उनका मूल्यांकन निष्कर्ष निकाला गया है कि वो भारत के इतिहास के जानने के स्रोत है। तो शुरुआत करते हैं प्रस्तावना के रूप में। ध्यान से सुने आप, भारत के इतिहास को जानने के स्रोतों के रूप में क्या रहेगा। प्रस्तावना में कहते हैं कि मानव की विशिष्ट घटनाओं के नाम को ही हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो दिमाग में रखनी चाहिए कि इतिहास क्या है। कई बार पूछा भी गया है कि इतिहास क्या है, इतिहास अर्थात क्या है। तो कई बार हम इसको अलग अलग तरीक़ों से उल्लेखित करते हैं, लेकिन हमें याद रहे कि इतिहास क्या है। बीते समय की, वैसे तो डेफिनेशन है इसकी अलग से, जिसको हम परिभाषा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। बीते समय की सच्ची घटनाओं के सच्चे कालक्रम के सुव्यवस्थित क्रम को ही हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बीते समय की सच्ची घटनाओं के सच्चे कालक्रम को सुव्यवस्थित घटनाक्रम को ही हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मानव जीवन से जुड़ी हुई, मानव जीवन से जुड़ी हुई विशिष्ट क्या है, विशिष्ट जो है घटनाएं, वो किसका नाम ले लेती है, वो इतिहास का नाम ले लेती है। कई बार पूछ लिया जाता है कि मानव के जीवन से संबंधित विशिष्ट घटनाएं क्या कहलाती है, तो हम बता सकते हैं कि विशिष्ट घटनाएं ही क्या कहलाती है, इतिहास कहलाती है। मानव के जीवन से संबंधित विशिष्ट घटनाओं को
हम क्या कह सकते हैं, इतिहास की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इतिहास क्या है, परिभाषा बताई दी। इतिहास बीते समय की सच्ची घटनाओं के सच्चे कालक्रम को या सुव्यवस्थित क्रमबद्ध इतिहास को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। अब आगे देखिए, भारतीय इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अनेक स्रोतों की आवश्यकता थी। इसीलिए इतिहासकारों ने प्राचीन काल में इतिहास को जानने के लिए लेखन कला के आधार पर देखा, लेकिन माना जाता है कि इतिहास में लेखन कला के बारे में पहले विशेष रुचि नहीं थी, किंतु धीरे धीरे अनेक इतिहासकारों ने इतिहास लेखन को आगे बढ़ाया और उसी कड़ी में सर्वप्रथम इतिहास लेखन को जब लिपिबद्ध किया गया तो उसमें अनेक विदेशी इतिहासकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जिसमें हम शुरुआत करते हैं तो यूनानी इतिहासकारों को विशेष उल्लेखनीय स्थान दिया जाता है, क्योंकि सिकंदर जब भारत आया उसी के समय बहुत से इतिहासकार, भूगोलवेता, खोजकर्ता, अनुसंधानकर्ता भी भारत में आए। तो उसी कड़ी में हम कहते हैं कि इतिहासकारों ने लेखन कला को लिपिबद्ध किया और प्रसिद्ध इतिहासकार उस समय में जो रहे, जिन्होंने इतिहास को लिखने का कार्य किया, जिन्हें आज हम इतिहास का फादर भी कहते हैं, इतिहास का पिता भी कहते हैं। कौन है इतिहास का पिता? जिसे इतिहास का पिता भी कहते हैं वो है हेरोडोटस। हेरोडोटस, इसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री। ये 5वीं शताब्दी में, अर्थात कहने का मीन्स ये है कि ये उसी समय आया जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किए। उसी समय के दौरान यहाँ पर और भी आए, लेकिन हेरोडोटस का विशेष स्थान है क्योंकि इसने पहली बार स्टोरी का नाम से एक पुस्तक लिखी। उसी को आगे जाकर हिस्ट्री अर्थात इतिहास के नाम से जाना गया। तो हेरोडोटस जो है वो इतिहास का जनक माना जाता है, अर्थात इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है। उसी के साथ साथ इतिहास लेखन में इतिहासकार के रूप में अल-बेरूनी ने भारतीय इतिहास को विशेष घटनाओं के रूप में उल्लेखित किया और कहा जाता है कि मुस्लिम इतिहासकारों का इतिहास लेखन के प्रति कोई विशेष रुझान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ क्योंकि संस्कृत का विकास हो चुका था और संस्कृत के विकास होने के कारण अनेक घटनाओं को संस्कृत विषय के साहित्य के रूप में लिखा जाने लगा, जिसमें सर्वप्रथम प्राचीन काल में जो इतिहास लेखन की बात करें तो सबसे पहले वेदों का नाम आता है। वेद लिखे गए, फिर पुराण लिखे गए, धर्मशास्त्र लिखे गए, कई प्रकार के अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र आदि विषयों की रचना की गई। इसी ऐतिहासिकता को हम इतिहास लेखन में अनेक रूप से आत्मसात करते हुए इतिहास से जोड़ते गए। और इसी के साथ साथ भारत में इतिहास को जानने के लिए कई पुरानी चीज़ों को भी काम में लिया गया, जिनके आधार पर हमने पुरातत्व नाम दिया और उसको आधार मानते हुए इतिहास का कालक्रम व्यवस्थित किया। प्राचीन इतिहास को जानने के लिए हम मुख्य रूप से इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। प्रस्तावना में इतना ही। अब है प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत। तो देखिए, प्रमुख स्रोत जो माने गए हैं वो 3 प्रकार के हैं कि इतिहास 3 तरह से जाना जा सकता है। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों एवं लेखकों का योगदान। ये जो है 3 पॉइंट इसके इतिहास को जानने के स्रोत के रूप में ये अपने आप में सारगर्भित है और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि दिखने में छोटे दिख रहे हैं, लेकिन जब हम बारी बारी से इनका विस्तृत वर्णन करेंगे तो पर्टिकुलर एक एक टॉपिक के रूप में क्लियर होगा। तो हम तीनों को मोटे रूप में देख लेते हैं, फिर एक एक को समझेंगे। तो सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत। देखिए, इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोतों में हम बात करें तो इसे मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में, क्योंकि पुरातात्विक समझ ले पहले क्या है, फिर इसके 6 भाग कौन कौन से हैं उन्हें जानना ज़रूरी है। तो हम पर्टिकुलर एक एक को देखेंगे, आज पॉइंट के रूप में डिटेल करेंगे इनको। पुरातात्विक, पुरातात्विक शब्द कहाँ से निकला है, इसी का संधि विच्छेद करते हैं तो इसका अर्थ निकलता है और दिखाई देता है कि ये वो शब्द है जिसमें पुराने तत्व या अवशेष
यानी पुराने अवशेष जो मिले हैं उन पुराने अवशेषों के आधार पर ही पुरातात्विक स्रोत माना गया है। अब वो खुदाई से मिले हो या और किसी अन्य तरीके से मिले हो, वो सारे अवशेष पुरातात्विक स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। अर्थात पुरातात्विक स्रोत वे स्रोत हो गए जिन्हें हम इतिहास को जानने के लिए खुदाई के रूप में काम में लेते हुए प्राप्त करते हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहले इसमें आएगा जैसे अभिलेख। अभिलेख ये पहला पुरातात्विक स्रोत है, अभिलेख। हालांकि अभिलेख भी 5 प्रकार के हैं। अभिलेख भी कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं, क्योंकि अभिलेखों को भी हमने अलग अलग श्रेणियों में बांट रखा है, इसलिए अभिलेखों को भी हमने 5 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं? जैसे सबसे पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा ताम्रपत्र अभिलेख, ठीक है, चौथा गुहालेख और पांचवा मूर्ति लेख। ये इस प्रकार से अभिलेखों को हमने 5 भागों में बांटा है। तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अभिलेखों को 5 श्रेणियों में किस प्रकार बांटा गया। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा ताम्रपत्र अभिलेख, चौथा गुहालेख और पांचवा मूर्ति लेख। ये 5 प्रकार के जो लेख हैं जिन्हें अभिलेख कहते हैं, ये हम विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। दूसरा जो है स्रोत पुरातात्विक रूप में अभिलेख के बाद, वो है मुद्राएं व सिक्के। मुद्राएं व सिक्के, मुद्राएं एवं सिक्के। देखिए ये भी महत्वपूर्ण है, मुद्राएं क्या होती है, सिक्के क्या होते हैं, क्योंकि मुद्राएं और सिक्के ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इतिहास को जानने के लिए प्राचीन काल में चलने वाले मुद्राएं जो थी वो पंचमार्क मुद्राओं के रूप में जिन्हें सिक्के कहते हैं, उसमें सिक्कों में आते हैं आहत पंचमार्क सिक्कों का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन पे कई प्रकार के चित्र और आकृतियाँ भी उत्कीर्ण हुआ करती थी, जिसमें उस समय का ज्ञान, साथ ही शासकों का नाम, उनका वंश, उनके पदवियाँ, यहाँ तक कि उनकी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को भी उल्लेखित करते थे। तो मुद्राएं और सिक्के इसमें आएंगी, जिसमें विशेष रूप से सिक्कों में चांदी के, तांबे के, पीतल के आदि सिक्के इसमें होंगे, जिनको हम विशेष रूप से जानेंगे कि कौन से समय में किस काल में राजाओं ने किस प्रकार के सिक्के चलाए। तो अभी फिलहाल मैं पॉइंट लिख रहा हूँ। तीसरा है मोहरें। तीसरा पॉइंट मोहरें। मोहरें भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुराने ज़माने में मोहरें हुआ करती थी जिनके आधार पर इतिहास को जाना जा सकता है, उनके आधार पर इतिहास को पहचान सकते हैं हम। क्योंकि मोहरें मिट्टी की या धातु दोनों प्रकार की बनती थी और उसमें राजाओं के नाम, उनकी रुचियाँ, उनके हस्ताक्षर वगैरह ये उस समय के राजाओं के अनुसार हुआ करते थे। तो यह है मोहरें। नंबर 4 पर है कलाकृतियाँ। नंबर 4 है कलाकृतियाँ। देखिए कलाकृतियाँ क्या होती है। कलाकृतियाँ अपने आप में एक उखेरी गई, उत्कीर्ण की गई आकृतियाँ हैं जिनको हम कलाकृतियाँ कहते हैं। और प्राचीन काल में कलाकृतियों में चित्र, भित्ति चित्र जिसमें होते थे, स्तंभ चित्र होते थे, ये विशेष उल्लेखनीय हुआ करते थे। तो यह कलाकृतियों के रूप में थे। ठीक है। 5वां है स्मारक एवं भवन। स्मारक एवं भवन, इसमें प्राचीन स्मारक आएंगे और भवन आएंगे जो कि बड़े विशेष उल्लेखनीय स्थान रखते थे अपने आप में, वो इसमें आएंगे। तो स्मारक और भवनों में विभिन्न प्रकार के स्थल, विशेष रूप से स्मारकों में जैसे प्राप्त मंदिर है, स्तूप है, विहार है आदि, और सामाजिक और धार्मिक स्थिति को जानने के लिए ये महत्वपूर्ण उल्लेखनीय है। उसी प्रकार भवनों की बात करें तो प्राचीन जैसे स्नानगर है ना, गोदीवाड़ा है ना, व्यापार से संबंधित है, और भी कई प्रकार के जैसे पाटलिपुत्र से अनेक भवन प्राप्त हुए हैं, वो इसमें उल्लेखनीय माने जाएंगे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समय के अनुसार भी कई प्रकार के स्मारक और भवनों का निर्माण करवाने का इतिहास में उल्लेख मिलता है, तो वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ दक्षिण भारत में और एशिया में और भी अन्य आसपास के राष्ट्रों में जो मंदिर बने, स्तूप बने बौद्ध धर्म के, वो भी इसी भवन निर्माण शैली के और स्मारक के रूप में उदाहरण माने गए हैं। छठा और अंतिम है पुरावशेष। पुरावशेष, पुरा अवशेष, इसमें वो अवशेष मिलेंगे जो खुदाई से मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर पुराने अवशेष है
खुदाई वाले अवशेषों के बाद उसमें जो प्राप्त हो रहे हैं उन अवशेषों की, जैसे आभूषण है, मृदभांड है या उपकरण है। लिखूं, इसमें 3 है, मृदभांड, मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, आभूषण और उपकरण। ये इसमें विशेष रूप से पूरा अवशेष के रूप में माने गए हैं जो खुदाई में मिले हैं। तो उस समय की पहचान के लिए ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो विस्तार से जब मैं इसको कराऊंगा तब आपको एक एक को बारी बारी से समझाऊंगा और उसके आधार पर बताऊंगा। आज फिलहाल हम शॉर्टली हमारे टॉपिक को ब्रीफली, जिसको कह सकते हैं हम खाली पॉइंट के रूप में समझ रहे हैं। दूसरा, पुरातात्विकों का जो 6 भागों में बटा हुआ है। अब आते हैं दूसरे स्रोत के रूप में। दूसरा स्रोत है हमारा साहित्यिक स्रोत। क्या है? साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत जो है वो भी 2 भागों में बटा हुआ है। जैसे ये 6 भागों में बटा हुआ है, उसी प्रकार ये 2 भागों में बटा हुआ है। अब 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला है धार्मिक साहित्य, साहित्य, इसमें धर्म से संबंधित साहित्य आएगा। हालांकि ये भी बहुत लंबा है, इसलिए इसको पर्टिकुलर एक दिन लेना होगा। इसमें आएंगे 9 धार्मिक साहित्य के ग्रंथ जो होंगे, 9 प्रकार के होंगे, वो इसमें अध्ययन करेंगे हम। बता दें आपको कि इसमें क्या क्या रहेंगे। इसमें बहुत से रहेंगे, क्योंकि धार्मिक साहित्य के अंदर ऐसे मुख्य 3 है, 3 के अंदर 9 भाग है। तो ऐसे भी देख ले सकते हैं अपन इसको कि पहले 3 लिख लें, 3 कौन कौन से, फिर उनको अलग अलग कर लेंगे। जैसे धार्मिक साहित्य में पहला आएगा हिंदू धर्म, जिसको हिंदू साहित्य कहते हैं, या हिंदू धर्म के अनुसार, जिसको ब्राह्मण धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राह्मण धर्म। ये विशेष उल्लेखनीय है। हिंदू धर्म का दूसरा नाम क्या है? ब्राह्मण धर्म। याद रखने योग्य बात है कि हिंदू धर्म का दूसरा नाम क्या है धर्म के आधार पे? तो ब्राह्मण धर्म। दूसरा है बौद्ध धर्म, जो फेमस है प्राचीन काल का। और तीसरा है जैन धर्म। इन तीनों धर्मों को हम भारत के मूलभूत धर्म भी कहते हैं, आधारभूत धर्म भी कहते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म की स्थापना के बाद ही फिर आगे जाकर जब इसमें कमियां आने लगी, तब धीरे धीरे बौद्ध धर्म का उदय हुआ, फिर जैन धर्म आया। तो इसीलिए प्रारंभिक प्राचीन काल में ये तीनों धर्म हमारे भारत के आधार थे, इसलिए इन्हें धार्मिक साहित्य के रूप में या धर्म के रूप में आधारभूत धर्म की संज्ञा दी गई है। दूसरा जो पार्ट है इसका वो है धर्मोत्तर साहित्य। दूसरा जो इसका भाग रहेगा वो धर्मोत्तर साहित्य। इसमें धर्मोत्तर साहित्य को भी 3 भागों में बांटा गया है। जैसे ये 3 भागों में बांटा गया, 3 बता रहा हूँ ना, उसी हिसाब से 3 भागों में बांटा गया। 3 कौन कौन से हैं इसके? पहला है इसमें लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य ये धर्मोत्तर साहित्य का पहला पार्ट है, लौकिक साहित्य। दूसरा है ऐतिहासिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य, ठीक है। और तीसरा जो रहेगा वो इसमें महत्वपूर्ण रहेगा, वो है अर्ध ऐतिहासिक। अर्ध ऐतिहासिक साहित्य। तो अर्ध ऐतिहासिक साहित्य के रूप में तीसरे पार्ट रहेंगे। तो इस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है, लौकिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य या अर्ध ऐतिहासिक, या इसको हम ये भी कह सकते हैं क्षेत्रीय साहित्य भी कह सकते हैं। इसको अगर शुद्ध रूप में देखा जाए तो क्षेत्रीय साहित्य, ये स्थानीय साहित्य के रूप में हो सकता है, इसलिए इसको छोटे रूप में लिया गया है, क्षेत्रीय साहित्य। तो 3 भागों में है, जिसको हम इस रूप में बांटेंगे। तो ये हो गया दूसरा साहित्यिक स्रोत, जिसमें धार्मिक में 3 थे, हिंदू जिसे ब्राह्मण धर्म कहते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इनको विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी स्रोत हैं इनके। उसी प्रकार धर्मोत्तर साहित्य दूसरा पार्ट है, जिसको हम साहित्य का दूसरा भाग मानते हैं। और इसमें लौकिक साहित्य पहला है, ऐतिहासिक साहित्य दूसरा है और क्षेत्रीय साहित्य तीसरा है, ठीक है। अब आती है बात नंबर 3 स्रोत के रूप में कि तीसरा स्रोत कौन सा और महत्वपूर्ण है। तीसरा स्रोत है विदेशी यात्रियों एवं लेखकों का योगदान। तो भारत के इतिहास को जानने में विदेशी यात्रियों और लेखकों का भी बहुमूल्य योगदान रहा है, जिसमें मुख्य रूप से इसे 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग।
ठीक है, कौन कौन से हैं? सबसे पहला विदेशी यात्रियों लेखकों में सबसे पहला आएगा यूनानी। यूनानी लेखक बोलते हैं चाहे इतिहासकार बोलते हैं, यूनानी लेखक या यात्री। ठीक है, तो इसमें यूनानी आ गए पहला। दूसरा है चीनी। चीनी इतिहासकार बोल सकते हैं इसको, या चीनी यात्री भी कह सकते हैं इसे। तो दूसरा कौन सा है? चीनी। जो चीन से भारत में आए वो चीनी कहलाए, और उन्होंने यहाँ पर काफ़ी समय तक अध्ययन किया और यहाँ के ग्रंथों को अपनी भाषा में लिखकर अपने देश वापस ले गए। तो इसलिए चीनियों का भी उल्लेखनीय योगदान है। जिस प्रकार यूनानियों में बहुत से नाम आते हैं, उसी प्रकार चीनियों में 4 नाम महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सबसे पहले फाइयान, फिर हैंगसांग, फिर हुली जो हैंगसांग का मित्र था, और उसके बाद इतिसिंग। ये 4 चीनी यात्री महत्वपूर्ण थे। चीन के बाद फिर है नंबर 3 पे तिब्बती लेखक। तिब्बती लेखक, इनमें तिब्बती लेखकों में लामा तारानाथ का नाम विशेष उल्लेखनीय है, और भी बाकी है, लेकिन विशेष रूप से लामा तारानाथ का उल्लेखनीय स्थान होने के कारण तिब्बती लेखक भी अपने आप में भारत के इतिहास को अवगत कराने में हमारी सहायता करते हैं। चौथा और महत्वपूर्ण और अंतिम है, जो कि विदेशी यात्रियों के रूप में ही और लेखकों के रूप में जाना जाता है, और वो है अरबी। अरबी लेखक कह सकते हैं या अरबी यात्री भी कह सकते हैं। तो अरबी लेखकों के रूप में लिखेंगे हम अरबी लेखक। अरबी लेखकों में भी यहाँ पर खूब से यात्री आए थे जिन्होंने यहाँ का इतिहास लिखा। तो विशेष रूप से अरबी लेखकों में जैसे सौदागर सुलेमान का नाम विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि उन्होंने सल शिलात तवारिफ नामक ग्रंथ लिखा। सल शिलात तवारिफ नामक ग्रंथ लिखा। उसी के अलावा और भी दूसरे इतिहासकार थे, जैसे अब्बू जामिद, इसके द्वारा भी अल मसूदी लिखी गई। और अब्बू जामिद ने भी इतिहास के रूप में कुछ लिखा ग्रंथ। इसके साथ ही अल मसूदी जिसने मुरुजुल जुहा लिखा। अल मसूदी ने क्या लिखा? मुरुजुल जुहा लिखा। इस प्रकार अरबी लेखकों ने भारत में सिंध से होते हुए आगे बढ़ते हुए हमारे भारत के इतिहास को जाना। हालांकि यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के सिंधु शब्द को क्या बदला? श को है उच्चारित करते थे, और इसीलिए हिंदू शब्द पड़ा। तो याद रखें कि अरबियों ने ही सबसे पहले नाम दिया। ये किन्होंने दिया? अरबियों ने, जिसे अरब कहते हैं, अरबों ने, अर्थात अरबियों ने सबसे पहले सिंध शब्द का उच्चारण है शब्द, क्योंकि स को वह उच्चारित किस रूप में करते थे? है के रूप में। और स का उच्चारण है के रूप में करने के कारण उन्होंने इसको क्या कहा? हिंद कहा। सिंध को क्या कहा? हिंद। और हिंद से अर्थात हिंदू, हिंदू से हिंदुस्तान। ठीक है, इसी से हमारे भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। तो ये शॉर्ट के रूप में हमने समरी बताई कि किस प्रकार हमारा पहला अध्याय रहेगा। अब बारी बारी से हम एक एक को उल्लेखित करते हुए एक एक के बारे में घटनाक्रम पढ़ेंगे और उनको लिखेंगे भी। तो इस क्लास में इतना ही है। आपको एक PDF भेज देंगे, जो उसमें आपका पूरा टॉपिक जो है बिल्कुल व्यवस्थित रूप से जैसा मैंने लिखा है उस क्रम से आपके पास नोट्स के रूप में उपलब्ध रहेगा। तो आप उसे ध्यान से देख लें और उसको अध्ययन कर लें। ठीक है, धन्यवाद।